Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 20 एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को वेंचाओ से बचाकर लैंड मैंशन लेके आ चुका था. डॉक्टर्स ने विंग को चेकअप किया था और कहा था कि विंग को एक्स्ट्रा केयर और कंसर्न की ज़रूरत है. ये बात सुनकर वह सब ने नोट किया था, पर वांग जी की आगे की बात सुनकर वह हर कोई फ्रोज हो चुका था, क्योंकि वांग जी ने ये बताया था कि वेंचाओ ने नहीं बल्कि विंग ने खुद को बालकनी से गिरा दिया था और वो वांग जी से छूटने की भी कोशिश कर रहा था. ये सुनकर वह हर कोई शॉक हो चुका था और हर कोई यही सोच रहा था कि तब विंग की मेंटल कंडीशन क्या होगी. डॉक्टर तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुके थे और उन्होंने सबको बताया कि विंग के साथ एक पर्सन कंटिन्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विंग को अकेले ना छोड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है अपने ट्रॉमा, डर या डिप्रेशन के चलते विंग फिर से खुद को हार्म करने की कोशिश करे या फिर वो खुद को सीधा मार ही दे. ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई उसके साथ होना ज़रूरी है. लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था और वो विंग को कंटिन्यूडली अपोलोजाइज कर रहा था. ये सब बाहर खड़ा हर एक इंसान देख रहा था. लैन सिचैन के चेहरे पर मिक्स इमोशन थे, वही लैन कुरैन का फेस बहुत सॉफ्ट हो चुका था. वहाँ हर कोई वांग जी का ये रूप फर्स्ट टाइम देख रहा था. लैन सिचैन ने कंडीशन को अज्यूम किया और सबको अपने अपने रूम्स दिखाकर उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज दिया और वो खुद भी अपने रूम में चले गए. आज लैन सिचैन और लैन कुरैन कहीं ना कहीं खुश भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नेफ्यू और बेबी ब्रदर को इतना ज़्यादा ओपन अप होते हुए देखा था. ऐसे ही पूरी रात बीत गई. वांग जी विंग के पास ही था. अब सुबह हो चुकी थी. सुबह के 8 बज चुके थे. लैन सिचैन विंग और वांग जी को चेक करने के लिए रूम में आए. रूम के जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया, सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि विंग अभी भी अनकॉन्शियसली बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी उसका हाथ पकड़े वही नीचे सो चुका था. ये फर्स्ट टाइम था जब लैन सिचैन वांग जी को किसी की इतनी केयर करते हुए देख रहे थे. अपने माता पिता के मौत के बाद वांग जी बिल्कुल ही बदल गया था. वो भले ही कितना ही हार्टलेस हो, पर लैन सिचैन को ये फर्स्ट टाइम लग रहा था कि नहीं, वांग जी भी किसी के साथ ओपन अप हो सकता है. वो भी किसी की केयर कर सकता है, किसी के लिए अपना कंसर्न दिखा सकता है. लैन सिचैन इस बात पर बहुत हैप्पी भी थे और बहुत अपसेट भी. अपसेट वो इसलिए थे क्योंकि वो अब तक जान चुके थे कि वांग जी ने विंग के साथ क्या क्या किया है. तो अब विंग के लिए ये बहुत ही हार्ड होने वाला था कि वो वांग जी को माफ़ कर पाए. लैन सिचैन नहीं जानते थे कि वेंस किंग ने विंग को क्या क्या कहा है. वो इस बात पर कंसर्न थे कि अगर कोई भी गलत फहमी हुई तो हो सकता है विंग वांग जी को छोड़कर चला जाए. और अगर ऐसा हुआ तो वांग जी, इतना सोचते हुए ही लैन सिचैन का चेहरा उतर गया और उन्हें फिर से अपने ब्रदर को उसी हालत में देखने का डर लगने लगा जिस हालत में उन्होंने वांग जी को तब देखा था जब वांग जी और लैन सिचैन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी. वांग जी उस वक्त पूरी तरह से टूट चुका था और वो बहुत छोटा था, जिस वजह से उसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो चुका था. अभी भी वांग जी अंदर से बच्चा ही था. दुनिया के लिए वो कितना भी हार्टलेस पर्सन हो, पर
जो वांग जी के करीब थे उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ओपन अप पर्सन था। भले ही वो लैन सिचन और लैन कुरान के साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करता था, पर वो दोनों भी जानते थे कि वांग जी ने बस खुद को बांध रखा है, वरना वो भी एक वक्त एक चेयरफुल ओपन अप स्माइली फेस पर्सन था जिसकी लाइफ में इंजॉयमेंट ही सब कुछ था। पर ये सब कुछ अब एक स्ट्रेट और कोल्ड फेस ने इन सब चीज़ों की जगह ले ली है। इस बात पर कहीं ना कहीं लैन सिचन और लैन कुरान बहुत ज़्यादा वांग जी के लिए स्ट्रेस भी रहते थे। लैन सिचन ने बहुत कोशिश की थी कि वो वांग जी का वो चुलबुला नेचर वापस ला सके, पर वो कमी, अपने माता पिता की कमी वांग जी के लाइफ में कोई भी पूरी कर ही नहीं पाया। और जब से उसने ये माफिया का वर्क ज्वाइन किया था वो और भी ज़्यादा हार्टलेस हो चुका था। यही सब सोचते हुए लैन सिचन रूम के अंदर चले गए। उन्होंने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा तो वांग जी तुरंत अलर्ट हो गया और वो उठकर सीधा विंग की तरफ देखने लगा। विंग अभी भी सो रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी वो सूरज की किरण थी जिससे उसका फेस जो पेल पड़ चुका था फिर भी ग्लो कर रहा था। वांग जी को आज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरे 20 दिनों बाद आज फाइनली 21वें दिन विंग वांग जी के पास था। ये सब उसे उन्हीं पुराने दिनों की वाइब्स दे रहा था जब विंग वांग जी की बाहों में ही उठता था। वो उसका फेस क्यूटली रब करना और खुद को एडजस्ट करना, वांग जी इन सब बातों को बहुत मिस कर रहा था। वांग जी सबसे ज़्यादा मिस करता था वो था विंग का उसके सीने पर ही सोना और बाद में सुबह उठकर लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ जाना। कभी कभी विंग वांग जी को बहुत गुस्से से भी देखता था क्योंकि वांग जी रात को इतना ज़्यादा हार्श हो जाता था कि विंग का दूसरे दिन चलना भी मुश्किल हो जाता था। पर ये सब बातें वांग जी के चेहरे पर स्माइल ही लाती थी। विंग वो इकलौता पर्सन था जिसके लिए वांग जी अब फील करने लगा था और वांग जी फाइनली ये समझ चुका था कि वो विंग से प्यार करता है और ये फीलिंग वांग जी को बहुत ज़्यादा ही खुशी दे रही थी। भले ही विंग अनकॉन्शियस था पर वांग जी उसको देखकर एक स्वीट स्माइल कर रहा था। लैन सिचन ने जब वांग जी के चेहरे पर स्माइल देखी तो उनके फेस पे तो अपने आप ही एक स्माइल आ गई। उन्होंने वांग जी के शोल्डर को हल्का सा पैट किया जिससे वांग जी विंग से नज़रें हटाकर अपने ऊपर भाई की तरफ देखने लगा। लैन सिचन ने एक स्माइल के साथ कहा, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा स्टन हो गया क्योंकि वो समझ रहा था कि उसके ब्रदर उसे टीज कर रहे हैं। उसने भी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग ब्रदर। लैन सिचन ने नोट किया और कहा, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं विंग के पास रुकता हूँ। ये सुनकर वांग जी का चेहरा हल्का सा उतर गया पर फिर भी उसने नोट किया और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर विंग की तरफ देखा और वो बाहर की तरफ चला गया। आधे घंटे में ही वांग जी अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके बाहर आ चुका था और वो तुरंत विंग के रूम में भागने लगा। उसने देखा कि अभी भी लैन सिचन वही काउच पर बैठे हुए हैं और विंग लेटा हुआ है। विंग को देखते ही वांग जी के चेहरे पर फिर से एक हल्की सी स्माइल आ गई और अपने बेबी ब्रदर को ऐसे भागते दौड़ते आते हुए देख लैन सिचन के चेहरे पर स्माइल आ गई। लैन सिचन ने कहा, वांग जी, विंग अब कहीं भाग के नहीं जाएगा, सो डोंट वरी, तुम अपना टाइम ले सकते थे।
वांग जी को अपने ब्रदर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हल्की सी एम्बेरसमेंट हुई और उसने अपनी नज़रों को झुका लिया। लैन सिचन उठकर वांग जी के पास आए और उन्होंने उसके शोल्डर पर पैट करते हुए कहा, सो समवन इन लव हाँ। ये सुनकर तुरंत वांग जी के फेस पर ब्लश आ गया और उसके ईयर्स हल्के से पिंक हो गए, जिसे देखकर लैन सिचन मुस्कुराने लगे। वांग जी ने अपने ब्रदर को हल्का सा पुश करते हुए कहा, ब्रदर। तब सिचन ने कहा, ओके ठीक है, तुम यहाँ रहो, मैं आता हूँ नीचे से। इतना बोलकर लैन सिचन वो रूम छोड़कर चले गए थे। वांग जी अपने धीमे कदमों से विंग के पास आया और उसने विंग का हाथ पकड़ लिया। उसने विंग के फोरहेड पर एक हल्का सा जेंटल किस किया और कहा, विंग प्लीज़ जल्दी अपनी आंखें खोलना, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो फिर से विंग के पास बैठ गया। करीबन आधे से 1 घंटे बाद लैन सिचन अपने हाथ में एक प्लेट लिए वांग जी के रूम में आए। वांग जी अभी भी विंग का हाथ पकड़े वही बैठा हुआ था। लैन सिचन ने हल्का सा अपना हेड शेक किया और वो वांग जी की तरफ चले गए। उन्होंने वांग जी के सामने वो प्लेट रखी और कहा, ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी अब हल्का सा टेंशन में नज़र आ रहा था, जिसको लैन सिचन ने कहीं ना कहीं नोटिस कर लिया था। पर लैन सिचन जानते थे कि वांग जी विंग की वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न और परेशान हैं। सो उन्होंने फिर से वांग जी के हाथ पर अपना एक हाथ रखा और उसे हल्का सा प्रेस किया। वांग जी ने लैन सिचन की तरफ देखा। तब लैन सिचन ने अपने चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, डरो मत वांग जी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें उसे सपोर्ट करना होगा और उसकी सिचुएशन को संभलते हुए, उसे समझते हुए उसे काम डाउन करना होगा। वांग जी लैन सिचन की बातों का मतलब समझ रहा था और उसने हल्के से नोट किया। लैन सिचन ने मूड को लाइट करने के लिए कहा, सो अब ये सब छोड़ो और चलो खाना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो अपना। वांग जी ने तुरंत अपना मुंह बनाया और कहा, नहीं ब्रदर, मुझे नहीं खाना। लैन सिचन का इस पर मुंह बन गया और उन्होंने कहा, वांग जी थोड़ा सा खा लो। तब वांग जी ने कहा, ब्रदर सच में मुझे बिल्कुल खाना नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी मैं बता दूंगा। लैन सिचन ने ज़्यादा जिद नहीं की और वो प्लेट लेकर रूम से बाहर चले गए। अब 12 बज चुके थे, 1 बज चुका था, पर विंग की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। अब लगभग लंच का टाइम हो चुका था। सबने लंच कर लिया था और सुबह से हर कोई टाइम टू टाइम विंग और वांग जी को चेक करने आ चुका था। खासकर जियांग चैंग, जियान यानली, जियांग फेंगमियान और लैन कुरैन, लैन सिचन, वो अक्सर उस रूम में आकर उन दोनों को टाइम टू टाइम चेक कर रहे थे। जियांग चैंग ने 2-3 बार कोशिश की थी कि वो वांग जी को हटाकर विंग के पास रुक सके, पर विंग को और वांग जी को एक दूसरे से अलग करना लगभग नामुमकिन था। जियांग चैंग की इन कोशिशों को हर कोई, मतलब लैन सिचन और यान ली, वांग जी भी नोटिस कर रहा था, पर वो हमेशा जियांग चैंग को अवॉइड कर रहा था और यान ली भी जियांग चैंग को समझाकर विंग के पास वांग जी को ही रुकने के लिए कहकर जियांग चैंग को फोर्सफुली वहाँ से लेके जा रही थी। ये 2-3 बार हो चुका था, पर जियांग चैंग भी कम ज़िद्दी नहीं था, इसीलिए वो बार बार ये सब ट्राई कर ही रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग का भाई था और वो अपने छोटे भाई के पास रुकना चाहता था।
पर वांग जी को ये भाई का बॉन्ड कुछ समझ में शायद ही आ जाए, क्योंकि अपना वांग जी तो जेलस टाइप है। उसे सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि विंग जियांग चैंग का रियल ब्रदर नहीं है और उनका ब्लड रिलेशन नहीं है। ऊपर से जियांग चैंग एक अल्फा है, इससे वांग जी को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। सो वो विंग के पास उसे आने ही नहीं दे रहा था। इनफैक्ट जब जियांग चैंग विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था तो वांग जी उसे डेथ डेयर दे रहा था, पर जियांग चैंग भी कम ज़िद्दी नहीं था और वो वांग जी को सिमिलरली ही रिस्पॉन्ड कर रहा था, जिससे वह यानली और सिचैन हल्का सा तंग भी हो चुके थे, क्योंकि वो अपने दोनों ब्रदर्स का रिएक्शन देख रहे थे। उनके चेहरे पर स्माइल भी थी और उसी के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि वो दोनों भी बच्चों जैसे बिहेव कर रहे थे। अब लंच सबने कर लिया था, पर वांग जी वो अभी भी खाने में नानुकुर कर रहा था। लैन सिचैन ने बहुत पहले ही वांग जी के रूम में उसका लंच भेज दिया था, पर सर्वेंट ने लैन सिचैन को बताया कि वांग जी खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा है और इनफैक्ट उसने जो लंच भेजा था वो भी वापस कर दिया है। लैन सिचैन को अब वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी जिद करके बैठा हुआ था। लैन सिचैन ने मेट से कहकर प्लेट रेडी करवाई और वो खुद विंग और वांग जी के रूम में गए। वांग जी अभी भी वैसे ही विंग का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। लैन सिचैन वांग जी के पास गए और उन्होंने वो प्लेट साइड में रखी और वो वांग जी के पास ही वहाँ नीचे बैठ गए। ये फर्स्ट टाइम था कि लैन सिचैन और वांग जी शायद ज़मीन पर बैठे हुए थे। विंग की वजह से सच में लैन हाउस में बहुत कुछ बदल गया था। जो हाउस शांत रहता था, आज उस घर में बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे थे जो बहुत ज़्यादा चहल पहल भी कर रहे थे। लैन मेंशन में यानली, जिन जुशुआन वो दोनों भी थे, जियांग फेंगमियान, मैडम यू भी थे, जियांग चैंग भी था और नी मिंजू, नी हुसैन भी थे। ऊपर से लैन कुरैन, लैन सिचैन, विंग और वांग जी, वो चारों तो थे ही। सो आज ये घर भरा पूरा लग रहा था, फुल ऑफ फैमिली। सो लैन सिचैन वांग जी के पास बैठे और उन्होंने वांग जी से हल्की सी कोल्ड ट्यून में कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और कहा, ब्रदर मुझे भूख नहीं है। लैन सिचैन अब हल्का सा डांटते हुए कहा, वांग जी खाना खा लो, खुद को यू टॉर्चर करने से विंग सही नहीं होने वाला। वांग जी ने फिर से वही अपना वर्ड रिपीट किया, ब्रदर मुझे भूख नहीं है। लैन सिचैन अब गुस्सा हो गए थे। उन्होंने हल्का सा चिल्लाते हुए कहा, वांग जी मैंने कहा खाना खा लो, अगर तुम खुद का ही ख्याल नहीं रखोगे तो विंग का ख्याल कैसे रखोगे? वांग जी ने फिर भी कहा, भाई मुझे सच में भूख नहीं है, जब मुझे भूख लग जाएगी तब मैं खा लूँगा। लैन सिचैन ने चिल्लाते हुए कहा, वांग जी एक तो तुम खाना खाओगे, एक तो तुम इस घर से बाहर जाओगे। ये सुनकर वांग जी ने तुरंत लैन सिचैन की तरफ देखा। तब लैन सिचैन ने इरिटेट होते हुए कहा, एक तो तुम खाना खाओ और खुद की भी केयर करो, वरना मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस मेंशन से निकाल दूँगा और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर विंग के पास रुकना तो दूर, तुम उसे देख भी नहीं सकते। उसकी केयर करना फिर बहुत ज़्यादा दूर की बात हो जाएगी। तुम जानते हो जो तुम्हारा बड़ा भाई कहता है वो ज़रूर करता है। वांग जी अब हल्का सा डर गया और उसने कहा, नहीं ग, मैं खाता हूँ ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं खा रहा हूँ। इतना बोलकर वांग जी ने वो प्लेट उठाई और
वो जल्दबाजी में खाने लगा। लैन सिचन ने उस वांग जी के तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल की और कहा, अरे अब खाना भाग के नहीं जा रहा, धीरे खाओ। पहले तो खाने के लिए ही तैयार नहीं थे और अब ऐसे खा रहे हो जैसे खाना तुम्हें छोड़कर भागने वाला है। आराम से खाओ, गले में अटक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी ने एक गहरी सांस भरी और उसने जस्ट नोट किया और वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल तरीके से खाने लगा। लैन सिचन तब तक वहाँ बैठे रहे जब तक वांग जी ने पूरा फूड अपना फिनिश नहीं किया। लैन सिचन के चेहरे पर स्माइल आ गई जब वांग जी ने फूड पूरी तरह से फिनिश किया और उन्होंने वो प्लेट उठा ली और वो खुद भी उठ गए और उन्होंने वांग जी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, वांग जी, आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और विंग के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हो, पर डरो मत, सब ठीक हो जाएगा और ज़्यादा केयर मत करो क्योंकि अब विंग तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम उसे हर्ट ना करो। वांग जी ने एक स्माइल सिचन को पास की और कहा, नहीं ब्रदर, एक बार और विंग को हर्ट होना होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलीव मी ब्रदर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लैन सिचन ने एक क्वेश्चनिंग लुक से वांग जी की तरफ देखा और वो आगे कुछ कहने ही वाले थे, तभी वांग जी ने कहा, ब्रदर आप जाइए, मैं यहाँ विंग का ख्याल रखूँगा। वैसे भी खाना तो मैंने खा लिया। लैन सिचन समझ चुके थे कि वांग जी अपनी बात को अब इग्नोर करना चाहता है, मतलब उस बात को टालना चाहता है। सो उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और वो उस रूम से चले गए। अब शाम हो चुकी थी, शाम के 7 बज चुके थे। यानली और सिचन पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, जियांग चैंग और वांग जी दोनों से भी। चैंग और वांग जी बच्चों की तरह लड़ रहे थे विंग के पास रुकने के लिए और वांग जी उसकी पॉजिटिवनेस और केयर तो अलग ही लेवल पे थी। उसने जियांग चैंग को, जो वो आ रहा था, तो उसे उस रूम में ही आने से मना कर दिया, जिस पे जियांग चैंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। और उसके बाद उसने विंग के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न हो चुका था कि उसने 20 से भी ज़्यादा बार डॉक्टर्स को कॉल किया था और वो हर वक्त एक ही सवाल पूछ रहा था कि विंग होश में नहीं आया, विंग कब उठेगा, विंग कब होश में आएगा, उसे कुछ हुआ है या नहीं। सिचन इस बात से परेशान हो चुके थे क्योंकि वांग जी डॉक्टर्स को परेशान कर रहा था और डॉक्टर सिचन को कॉल करके बता रहे थे कि प्लीज़ वांग जी को समझा दे, क्योंकि हर आधे घंटे में किसी न किसी डॉक्टर का कॉल बज रहा था और वो वांग जी अपने सवाल फिर से वही पूछ रहा था, जिससे डॉक्टर्स भी इरिटेट हो चुके थे। इनफैक्ट डॉक्टर्स 2 बार आकर पूरी टीम ने विंग को चेक किया था और उन्होंने वांग जी को बताया था कि विंग को हेवी डोज ऑफ मेडिसिन दिया गया है, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस है, क्योंकि विंग को माइंड रिलैक्स और रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए उसे हेवी डोज दिया गया है। पर वांग जी वो इतना टेरिबल था कि वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे सिर्फ विंग अभी के अभी होश में चाहिए था। सिचन वांग जी को डांट चुके थे और उसके साथ साथ ही कुरैन भी वांग जी को 1-2 बार डांट चुके थे, पर वांग जी था जो स्टबनली बिहेव कर रहा था। ऊपर से जियांग चैंग और वांग जी की फाइट, उससे यानली और लैन सिचन परेशान हो चुके थे। वो दोनों भी 1 मिनट के लिए भी उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। लैन सिचन तो वांग जी को समझा कर थक चुके थे और यानली भी चैंग को कन्विंस करते करते थक चुकी थी। वो
समझ चुके थे कि इन दोनों को एक साथ हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। विंग उनके लिए एक पर्सन, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुका था कि वो दोनों साथ में ही लड़ रहे थे। एक कह रहा था मैं रुकूंगा, दूसरा कह रहा था मैं रुकूंगा। और लैन सिचेन और यानली दोनों जानते थे कि अगर इन दोनों को गलती से भी एक रूम में अकेला छोड़ दिया जाए तो विंग उठे ना उठे, इन दोनों में से ये दोनों एक दूसरे में से किसी एक को तो भी लेटा देंगे। सो वो इन दोनों को एक रूम में रखने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। अब शाम के 8 बज चुके थे पर विंग एज यूजुअल अनकॉन्शियस ही था। लैन सिचेन वांगजी की कंडीशन देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैसी लग रहा था। वांगजी विंग के पास से एक पल भी नहीं हटा था, जिस वजह से उसने दिन भर अपनी हालत पूरी बिगाड़ ली थी। और ऊपर से जियांग चैंग का उसे इरिटेट करना, जिससे वांगजी का मूड और वो खुद भी बहुत ज़्यादा मेसी लग रहे थे। सिचेन वांगजी की तरफ गए और उन्होंने वांगजी से कहा, वांगजी 8 बज चुके हैं, जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बाद में फिर से चाहो तो रात को तुम विंग के पास आ सकते हो, पर एटलीस्ट 4-5 घंटे का तो भी रेस्ट तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है। तुम कल रात भी नहीं सोए हो और बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। ये सुनने की देर थी और वांगजी ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सिचेन ने अपना हेड हल्के से शेक किया और कहा, वांगजी समझने की कोशिश करो, तुम बच्चे नहीं हो और विंग को जब होश आएगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे पहले बुलवा लूँगा। अब जाओ, जाके रेस्ट कर लो। पर वांगजी स्टबन था, वो कम थोड़ी ना था। उसने तुरंत कहा, नहीं भाई, मैं विंग को छोड़ के नहीं जाऊँगा, उसे मेरी ज़रूरत होगी जब वो होश में आएगा। सिचेन अब गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, वांगजी जाके रेस्ट करोगे या फिर मैं तुम्हें विंग के रूम से धक्के मार के निकालूं? और बिलीव मी, जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगे तब तक तुम विंग के रूम में आने के लिए अलाउ नहीं हो। वांगजी ने कहा, भाई आप बात बात पे मुझे थ्रेट क्यों दे रहे हैं? तब सिचेन ने कहा, तुम बात बात पर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? एक बात तो मेरी मान लो। जाओ, कहा ना, देखो अपनी आंखें, पूरे डार्क सर्कल हो चुके हैं, तुम रात भर जागे हो और आज दिन भर भी तुमने एक पल भी विंग को नहीं छोड़ा। जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और हम भी विंग के लिए केयर कर रहे हैं। तुम चाहो तो मैं खुद विंग के पास रुकता हूँ। अब तो ठीक है ना, अपने ब्रदर पे तो यकीन है ना तुम्हें विंग के लिए कि मैं उसे हार्म नहीं करूँगा और इसकी केयर करूँगा। सो जाओ और जाके रेस्ट कर लो। तब वांगजी ने स्टबनली कहा, नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तब सिचेन ने कहा, वांगजी क्या तुम मेरे पेशेंस लेवल को टेस्ट करना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर गुस्सा ही हूँ? तुमने आज सुबह से मेरी एक भी बात बिना मेरे गुस्से के सुनी नहीं है। तुम सुबह से मुझे गुस्सा दिला रहे हो और जब मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ तभी तुम मेरी बात मान रहे हो। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम विंग से पहले बीमार होना चाहते हो? अगर खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो विंग का ख्याल कैसे रख पाओगे? जाओ, जाके रेस्ट कर लो। तभी जियांग चैंग पीछे से आया और उसने सिचेन की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा सिचेन गा आपने। एक्चुअली यानली और जियांग चैंग भी सिचेन को ग ही बुलाने लग गए थे। तो जियांग चैंग ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, अब मैं विंग के पास रुकता हूँ और इस स्टबन किड को बताइए कि वो जाकर रेस्ट करे। जैसे ही वांगजी ने जियांग चैंग की ये ट्यून सुनी, वो गुस्सा हो गया और उसने कहा, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगे, तुम मेरे विंग के पास नहीं रुक सकते। सिचेन ने अपनी वॉइस रेज करते हुए कहा, वांगजी क्या तुम जाओगे? वांगजी ने
ना चाहते हुए भी अपने हेड को नोट किया और वो बाहर की तरफ जाने लगा। पर जाते जाते उसने जियांग चैंग की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल थी, जो कहना चाहता था फाइनली मैंने तुम्हें इस रूम से निकलवा लिया। जिसे देखकर वांग जी उसे फिर से एक डेथ डेयर देने लगा। अब उन दोनों की इस टेंशन को जियांग चैंग समझ चुके थे और लैन सिचैन समझ चुके थे और वो तुरंत उन दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने वांग जी को ही घूरा, जिससे वांग जी वहाँ से चुपचाप निकल गया। वांग जी ने जाते हुए लैन सिचैन से कहा, मैं गार्डन में जा रहा हूँ, मुझे हल्की सी फ्रेश एयर की ज़रूरत है, उसके बाद मैं रेस्ट करने अपने रूम में चला जाऊँगा, पर मैं रात को वापस आ जाऊँगा। सिचैन ने हल्का सा नोट किया और कहा, ठीक है, रात को तुम आ सकते हो, पर एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का तो भी नैप ले लो। वांग जी ने नोट किया और वो बाहर की तरफ चला गया। अब जियांग चैंग विंग के रूम में रुका हुआ था और सिचैन और बाकी सब अपने अपने रूम में था। वांग जी बाहर गार्डन में टहलने गया था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.